हेलो स्टूडेंट्स, अपकरण की माप में जब हम मानक विचलन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने को आते हैं तो हमें मिलता है प्रमाप विचलन, जो कि अपकरण की माप का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला माप है। क्योंकि आपने जब माध्य विचलन में पढ़ा था तो आपने ये देखा कि वहाँ पर जब हम माध्य विचलन की गणना करते हैं तो वहाँ पर हमने क्या किया, जो चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस का, इसको इग्नोर करते हैं, मतलब न्यूट्रल कैलकुलेट करते हैं। तो भाई जब न्यूट्रल कैलकुलेट करेंगे तो डेविएशन की एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे कि वो प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इस चीज को से बचने के लिए तो क्या किया जाता है, प्रमाप विचलन की गणना की जाती है। इसका मतलब होता है कि अपकरण को मापने के लिए सबसे ज्यादा संतोषप्रद और भरोसेमंद वाला जो माप जो है वो प्रमाप विचलन ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे पहले जो प्रयोग किया था कार्ल पियर्सन ने किया था। कार्ल पियर्सन ने, और कार्ल पियर्सन ने इसका प्रयोग जो है 1893 में किया था। ठीक है, 1893 में सबसे पहले उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया और ये पाया कि ये जो है पदों के बीच के डेविएशन को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा और सटीक माप है, और इनके प्रयोग करने के बाद इसका प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता चला गया और आज के समय में भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रमाप विचलन है क्या? प्रमाप विचलन क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला पद है, तो ये अपकिरण लिखा हुआ था बेटा, ध्यान रखना, ये अपकिरण नहीं है, ये अपकिरण है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जो अलग अलग जब विस्तार है और आपका जो है चतुर्थक विचलन है, माध्य विचलन की जो विभिन्न दोष थे, कहीं पर क्वार्टल कैलकुलेट करते हैं, कहीं पर हम जो है चिन्हों को ध्यान में नहीं रखते, उन सबको दूर करने के लिए यहाँ पर जो भी समांतर माध्य, क्योंकि हमने माध्य विधि है दूसरे, तो उसको हम जो है अलग अलग विधियों से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रमाप विचलन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी गणना केवल और केवल समांतर माध्य से ही की जा सकती है। मतलब है किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। सबसे पहले जो भी समांतर माध्य होता है, उन समांतर माध्य से हम क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालने के बाद समांतर माध्य से हम निकालते हैं डेविएशन, और उन डेविएशन का निकाला जाता है वर्ग। ठीक है ना, टोटल, और टोटल निकालने के बाद फिर उसका निकाला जाता है वर्गमूल, और इसका वर्गमूल ही प्रमाप विचलन होता है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कैलकुलेशन के वेरियस स्टेप्स को फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो जब अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है तो उसमें अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, तो थोड़ा सा ये लंबा भी होता है और बाकी मेथड से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो जाता है। किस तरह से होगा मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा आज। ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि पदमाला के पदों के माध्यम से पदों के विचलनों के वर्गों के योग, माध्यम नहीं, ये बेटा थोड़ा माध्य है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। तो क्या किया जाए, पदमाला के पदों के माध्य से पदों के विचलनों के वर्गों का योग वर्गमूल ही प्रमाप विचलन है। पदों जो माध्य निकालेंगे, माध्य से पदों का विचलन निकाला जाएगा, इसको बोलते हैं डेविएशन बाय मीन निकाला जाएगा। फिर इसका हम जो क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर का टोटल करेंगे, फिर जाके उसका जो वर्गमूल निकालेंगे, वही वर्गमूल प्रमाप विचलन होगा। तो इस प्रकार से इसको हम किस तरह से कि माध्य से निकाला जाने वाला विचलन वर्ग माध्य मूल्य भी वर्ग माध्य मूल्य कहते हैं। इसका मतलब वर्ग माध्य मूल्य भी कहते हैं कि जो मीन है, मीन का स्क्वायर रूट भी एक तरीके से होता है। प्रभाव विचलन को दिखाने के लिए हम क्या है, सिग्मा का प्रयोग करते हैं कि ये सिग्मा का साइन होता है, इसको प्रभाव विचलन के माध्यम से लिखा जाता है। तो नॉर्मली प्रमाप विचलन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, कि एक फार्मूला बताइए किस तरह से। तो फार्मूला जो कैलकुलेट किया जाता है वो क्या होता है, ये होता है कि प्रमाप विचलन यानी कि सिग्मा इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल होता है तो अंडर रूट का साइन लगा जाता है, ये होता है समेसन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ जो एन होता है वो होता है समेसन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और जो डी एक्स होता है ये होता है हमारे पास क्या चीज, जो पद है, पदों में से माध्य के मूल्य को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, जैसे नॉर्मली माध्य विचलन में कहते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर केवल माध्य निकालने के बाद फिर ये जो डेविएशन आया है उसका हम करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं,
स्क्वायर। जैसे मान लीजिए ये हमारा 10 है और माद हमारा आया था 8, तो कितना आया 2, फिर 2 का स्क्वायर किया जाएगा, कितना होगा 4। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती कैसी होगी मैं आपको एक क्वेश्चंस करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जिसको जानना जरूरी है। क्या है कि परमाप विचलन के लक्षण क्या है, इसके कौन कौन से फीचर्स है जिसको जानना जरूरी है। तो प्रभाव विचलन के लक्षणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले, यदि प्रभाव विचलन का मूल्य अधिक होता है तो अपकिरण या विचलन भी अधिक होगा। मतलब प्रभाव विचलन जितना ज्यादा होगा तो हम ये कहेंगे कि जो माद है और पदों के बीच की जो गैप है वो ज्यादा है, मतलब वो उतना ज्यादा सजातीय नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा विभिन्नता वाली है। लेकिन अगर प्रभाव विचलन कम आ रहा है, इसका मतलब हो जाता है पद के जो मूल्य होते हैं, जो पद होते हैं वो सजाती है, उनके बीच में एक संबंध, अच्छा संबंध है, उसका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात है, दो वितरणों का माध्य एक समान है तो उस दशा में जिस श्रेणी के प्रभाव विचलन छोटा है उसका माध्य अधिक प्रतिनिधित्व करता है। अगर दो वितरण है अलग अलग, उसमें एक ही समान माध्य निकल के आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, प्रभाव विचलन अलग अलग माध्यों से निकालेंगे और जो छोटा वाला आएगा वही हमारा क्या आंसर होगा। अब क्योंकि हमने माध्य विचलन भी कैलकुलेट कर लिया, माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन, और हम बात कर रहे हैं प्रभाव विचलन की स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो डिफरेंस क्या है। माध्य विचलन की गणना में बीजगणितीय चिन्ह की उपेक्षा की जाती है। मतलब जब भी हम मीन डेविएशन निकालेंगे, मीन डेविएशन का चिन्ह होता है ये, ठीक है ना, यहां पर हम प्लस का और माइनस का कोई रोल नहीं रखते हैं, हमें इग्नोर करते, सबको न्यूट्रल समझ के देते, इसलिए यहाँ पर जो डेविएशन होता है न्यूट्रल करके दिखाया जाता है इस तरह से। और प्रभाव विचलन में बीजगणितीय चिन्हों का भरपूर ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि माध्य निकालते वक्त ध्यान में रखा जाता है। माध्य विचलन की गणना माध्यिका व भूइष्टिक किसी भी विधि द्वारा की जा सकती है, जबकि प्रभाव विचलन की गणना केवल माध्य द्वारा ही की जा सकती है। यहाँ मतलब इसको हम जो है, जो मीन डेविएशन है, हम जो है माध्य निकाल के भी, मीडियन निकाल के भी, मोड निकाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल माध्य निकाल के इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे तो प्रभाव विचलन के बाद इसके निरपेक्ष मान की अगर बात करते हैं तो हम जो है प्रभाव विचलन गुणक भी कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रभाव विचलन गुणक निकालने के लिए प्रभाव विचलन तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए जो भी आपने प्रभाव विचलन निकाला है उसको उसके माध्य मूल से भाग कर देंगे। किससे? माध्य मूल से। कभी कभी इसका आंसर प्रतिशत में निकालना होता है, तो उसके लिए जो भी प्रभाव विचलन है उसको माध्य से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे और हमें प्रभाव विचलन की गणना हो जाएगी। इसी के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं कि भाई कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन का तरीका डिपेंड करता है कि हमारे पास सीरीज कैसा दे रखा है, और पदों की जो सीरीज होती है 3 प्रकार की बनती है। व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है ना, इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, और आपका जो है सतत श्रेणी यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको व्यक्तिगत श्रेणी में प्रभाव विचलन और की गणना कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। जब हम व्यक्तिगत श्रेणी में प्रभाव विचलन की गणना करने की बात करते हैं तो 2 विधियों से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक है प्रत्यक्ष रीति और एक है लघु रीति। जब हम प्रत्यक्ष रीति की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रीति में हम डायरेक्टली सबसे पहला काम होता है यहाँ पर माध्य निकालना पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रीति में हमें वास्तविक माध्य यानी कि एक्चुअल मीन के थ्रू हुई हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेट, क्योंकि वास्तविक माध्य होता है और एक कल्पित माध्य होता है कि हम अंदाजे से। तो जब प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर फार्मूला जो कैलकुलेट होता है, यूज होता है, ये होता है सिग्मा इक्वल टू वर्गमूल समेसन डी स्क्वायर एक्स अपॉन समेसन एफ या फिर कहे एन। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहां पर हमारे पास जो डी आएगा डी एक्स, वो आएगा किसके थ्रू, जो पदों में से माध्य मूल्य को माइनस करने के बाद, ये फार्मूला होता है। जबकि जब लघु रीति का प्रयोग करेंगे, यहां पर जो प्रयोग होगा फार्मूला, यहां पर वास्तविक माध्य नहीं, यहां पर ए का प्रयोग होगा यानी कि कल्पित माध्य का। ठीक है, अब क्योंकि कल्पित होता है तो छोड़िए, यहां पर हमें क्या करना है, जो एज्यूम करेंगे, हमें किसी तरह से मीन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर जो फार्मूला आएगा वो आएगा समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन डी अपॉन एन
का स्क्वायर करेंगे। ये फॉर्मूला होता है, एक जगह डी स्क्वायर निकले, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और उसका नॉर्मल डेविएशन से एन को डिवाइड करके कैलकुलेट, उसका स्क्वायर करेंगे बाद में। तो किस तरह से यूज करेंगे इन दोनों फॉर्मूले से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष और लघु रीति से परिमाप विचलन की गणना कीजिए। 40, 44, 54, 60, 62 की व्यक्तिगत श्रेणी में केवल पदमूल दे रखा होता है, उसकी संख्या नहीं दिखी होती है। तो टोटल कितना नंबर है, एन कितना होगा पहले ये पता कीजिए। एन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है माध्य, और माध्य बराबर हो जाएगा समेशन x अपॉन n। तो जो x आया इन सबका टोटल कर दो भाई पहले, तो ये हो जाएगा 4 4 8 2 10 10 4 14 14 और 6 20 का सिफर हासिल 2 2 6 4 10 5 15 6 21 21 27 3 27 और 6 33 40 40 और 48 48 और 9 48 और 9 कितना होता है, 48 और 9 होता है आपका 57 57 और 9 कितना हो जाएगा, दैट इज 57 और 9 66 660 हो गया। तो माध्य बराबर हो जाएगा 660 बट्टे 10, इसका मतलब होता है ये 66 हो गया। माध्य मूल आ जाएगा, जैसी माध्य मूल आ जाएगा हमें निकालना है dx, तो dx इक्वल टू हो जाएगा x माइनस माध्य यानी कि 66। तो 40 में यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना है, 40 में से 66 को माइनस कर देंगे, तो 40 माइनस 66 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 26। 44 में से 66 ये हो जाएगा माइनस का 22। 54 में से 66 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 4। 64 से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2। 70 में से 66 माइनस कर देंगे, ये प्लस का जाएगा, ठीक है ना 4। 80 में से माइनस कर देंगे 14, 90 से माइनस कर देंगे 24 और 96 से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे इसका स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल मास से डी स्क्वायर डायरेक्ट निकालेंगे, 26 का स्क्वायर निकालेंगे। अब जब स्क्वायर करेंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। भाई स्क्वायर निकालिए, कैसे निकालेंगे, 26 को 26 से गुणा करेंगे, मतलब 26 गुणा 26 बराबर होता है 676, याद करके रखिए। 22 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 484, 12 का जाएगा, 12 का 144, 6 का हो जाएगा 36, 4 का 16, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 14 का 196, 24 का हो जाएगा 576 और 30 का हो जाएगा 900। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, कि फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, ठीक है। इसको टोटल करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3048 मिल गया। अब इसको उठा के फार्मूले में रखिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर की जाएगा 3048 बट्टे एन कितना है 10, इसका निकालेंगे अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 10 से भाग कर देंगे, तो ये अंडर रूट 304.8। अब 304 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये वर्गमूल निकालना ऑलरेडी क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं, आपने अगर नहीं आता मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में बताना चाहूँगा कि 304.8 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए 304.8 का मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, तो ये जाएगा 304.8 का वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है वर्गमूल का तरीका। हम क्या करते हैं, जो दशमलव होता है, दशमलव के बाद अगर एक पॉइंट है, एक जोड़ लगा के उसको जोड़ा बना दो, और उस दशमलव से पहले वाले का भी जोड़ा बनाएंगे पीछे से, 4 और 0 का एक जोड़ा बन गया, 3 का कोई पेयर नहीं बनेगा, ऐसे रहने देंगे। रूल क्या होता है, यहाँ पर भाग कैसे किया जाता है, भाग किया जाता है स्क्वायर में। जैसे 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 3 से करेंगे 3 तिया 9, ना कम ना ज्यादा। तो 3 किससे भाग जाएगा, 1 से, मतलब 1 एकम 1। भाई 1 तिया 3 मत कर देना, नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर में ही होता है। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, भाई 4 ज्यादा होता है, 1 बार जाएगा, 1 से कर देंगे 1 एकम 1। बाकी अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये आप जो है वर्गमूल कैसे ज्ञात करें यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगा। फिलहाल मेरा वीडियो नहीं अलग, तो आपको मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 2, 1 और 1 को जोड़ दीजिए 2, ऊपर सीधा जाएगा 0 4। 2 के आगे ऐसा नंबर बढ़ाना है कि 204 को क्या कर दिए हम, डिवाइड कर दिए। 204 को डिवाइड करेंगे लगभग कितना जाएगा, 7 बार, 7 7 49 और ठीक है, बचा 4,
7 दूनी 14, 14 4 18, ये हो जाएगा 189। 7 इधर नीचे लिख दिए, 7 7 14, 2 और 1 3, 14 में से 9 गया 5, इधर बचा 9 में से 8 गया 1, इधर पॉइंट लगाया था उठा ऊपर लग दीजिए, और ये हो गया 8 और 0। इधर हो गया 34। 34 क्या, एक ऐसा नंबर बढ़ाना है कि 15 8 0 को डिवाइड कर देंगे तो वो कितना बढ़ सकता है, लगभग लगभग कितना हो सकता है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 बढ़ा देंगे, 4 चुको 16, ठीक है, 4 चुको 16, 4 चुको 16 और 1 17, 4 12 और 1 13, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 4, इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक बार में 2 0 बढ़ा सकते हैं। इधर 4 को जोड़ दिए, 4 4 16, ये हो गया 5 3। ठीक है, अब इसके आगे एक ऐसा नंबर बढ़ेगी लास्ट में, कितनी बार जाएगा, देखिए 5 5 3 15, लगभग लगभग 5 बार जा सकता है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो सब कम से कम 2 डिजिट तक निकालिए, हम 2 डिजिट तक निकाल रहे, 17.45 हमारा आंसर आया। तो यहीं पर लिख देंगे हम पर कितना, 17.45, यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरह से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, लेकिन वर्गमूल निकालने में अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइएगा। सर निकालना नहीं आ रहा है तो इस वर्गमूल निकालने का बिल्कुल एक अलग विधि मैं आपको वीडियो निकाल के करके, फिलहाल आप सर्च करेंगे पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता कि सर आप ही समझाइए, मुझे बताइएगा, मैं आपको वर्गमूल कैसे निकाला जाता है जरूर बताऊंगा। कि वर्गमूल प्रमाप विचलन तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक वर्गमूल निकालना आपको नहीं आता। तो ये रहा प्रत्यक्ष विधि। अब अगर बिना माध्य के ही प्रमाप विचलन कैलकुलेट करना है तो निकालेंगे, आप करेंगे लघु विधि या प्रत्यक्ष विधि में, जहां पर फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का, वर्गमूल समेसन डी स्क्वायर एक्स बट्टे एन माइनस समेसन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो मतलब साफ है, यहां पर हमें x का टोटल करने की जरूरत नहीं है, हमें x में से एक बीच का पद एज्यूम करना है, a लेना है। तो एज्यूम करो, ये हो गया हमारा 10, 10 के ठीक बीच में कौन सा आ रहा है, कोई भी इजी सा ले लीजिए, हम 64 लेंगे या 62 लेंगे, जो मर्जी बोले लीजिए, 64 लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस अपने हिसाब से लेंगे, आंसर वही आना है। तो हमने क्या लेना है, dx निकालना है, dx इक्वल हो जाएगा x माइनस a। 40 में से 64 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 24, 44 से 64 माइनस कर देंगे माइनस का 20, 54 में से 64 माइनस कर देंगे माइनस का 10, 60 में से 64 माइनस कर देंगे माइनस का 4, माइनस का 2, 64 में से 64 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0, क्योंकि a इक्वल टू कितना है 64 है। ठीक है, 70 में से 64 माइनस कर देंगे 6, 80 में से माइनस कर देंगे 16, 90 से माइनस कर देंगे 26 और 96 से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 96 36, कितना हो गया 36। ठीक है, 96 में से 64, सॉरी ये हो जाएगा 32, 36, सॉरी फॉर दिस, ये हो गया 32। अब हमें इन सबका स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर एक्स, 24 का स्क्वायर कितना निकालेंगे, 24 24 हो जाएगा 576, 20 का हो जाएगा 400, 10 का हो जाएगा 100, 4 का 16, 2 का 4, 0 6 छंग 36, 16 का हो जाएगा कितना, 16 का हो जाएगा स्क्वायर 256, 26 का निकालेंगे 676 और 32 का निकालेंगे 1024। अब डी स्क्वायर एक्स का टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 3088। फार्मूले के में डी एक्स का भी टोटल चाहिए तो इनका टोटल करो, ये माइनस के सबको अलग कर दो और ये प्लस का अलग कर दो, प्लस और माइनस को टोटल कर देंगे, लास्ट में हमारा टोटल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। चाहो तो करके देखो, 4 4 8 और 2 10, अलग लिखते हैं, होगा 10 का चीज़ें 2 2 4 5, 5 और 1 6, 60 हो गया, माइनस के प्लस का 6 6 12, 12 6 18, तो 20, 20 का सिफर हासिल कितना 2 3 4 5, 5 3 8 9 10, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3 5 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, 80, तो 80 में से 60 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20। मैंने पहले 20 को सॉरी फॉर दिस, ठीक है, ये हो गया। अब सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे, समेशन डी स्क्वायर एक्स कितना है हमारे पास 3088 बट्टे 10 माइनस डी एक्स का टोटल कितना हो गया 20 बट्टे 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब सॉल्व करो, 3088 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.8, माइनस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2 और निकालना है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 308.8 माइनस 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 308.4 में से 4 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 304.8। अब देखिए ये वही सेम है जो इससे पहले आया था 304.8,
तो दोबारा क्या हम वर्गमूल कैलकुलेट करें, सेम टू सेम वही आंसर मैं लिख देता हूँ 17.45। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर हो जाएगा 17.45, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आपको कोई डाउट नजर आता है कि कैलकुलेशन में क्यों आया, कैसे आया, तो मुझे अपने डाउट जरूर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उस डाउट को कवर करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार कर दूंगा। तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आपका, सॉल्यूशन मेरा, तो कंफ्यूजन दूर। ठीक है, समझ में आ गया ना? लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो बेटा।